नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कवर कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल ने इंडिया के शहरों, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और रोज़ की ज़िंदगी को कैसे चेंज किया। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉलोनियल अर्बन सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉलोनियल इंडियन सिटीज़ में जो रेशियली सेग्रीगेटेड यूरोपियन रेजिडेंशियल एरिया ओपन स्पेसेस, बंगलोज और गार्डन से पहचाना जाता था, उसे कॉमनली क्या कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है वाइट टाउन या सिविल लाइंस। कॉलोनियल सिटीज़ अक्सर वाइट टाउन, जिसे सिविल लाइंस भी कहते थे, में डिवाइड होती थी, जहां यूरोपियंस बड़े बंगलोज और गार्डन्स के साथ रहते थे, और एक क्राउडेड ब्लैक टाउन जहां इंडियंस रहते थे। ये कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग का रेशियल सेग्रीगेशन दिखाता है। सिविल लाइंस आज भी कई इंडियन सिटीज़ जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, नागपुर में एक एरिया का नाम है। ये कॉलोनियल लेगेसी है। ये एरियाज़ वाइड रोड्स, बड़े प्लॉट्स और ग्रीन स्पेसेस के लिए जाने जाते हैं, जो उनका ओरिजिनल डिज़ाइन था यूरोपियन रेजिडेंस के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कॉलोनियल मद्रास में वो क्राउडेड एरिया जहां इंडियन मर्चेंट्स और वीवर्स रहते थे, यूरोपियन क्वार्टर के अगेंस्ट, उसे क्या कहा जाता था। जैसा कि हम पहले लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक टाउन। मद्रास में इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिसंस और वीवर्स डेंसली पैक्ड ब्लैक टाउन में रहते थे, जबकि ब्रिटिश लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज के अराउंड फोर्टिफाइड वाइट टाउन में रहते थे। ये कॉलोनियल सिटीज़ का स्पेशियल और रेशियल डिवाइड दिखाता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हमारा न्यू पार्ट स्टार्ट होता है हिल स्टेशंस। शिमला, दार्जिलिंग और ऊटा कमोंद जैसे कॉलोनियल हिल स्टेशंस ओरिजिनली ब्रिटिश ने मेनली किस पर्पस के लिए डेवलप किए थे। इसका करेक्ट आंसर है एज हेल्थ रिजॉर्ट्स, सैनिटेरियम्स फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ऑफिशियल्स टू एस्केप द प्लेन्स हीट। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिल स्टेशन जैसे शिमला और दार्जिलिंग ओरिजिनली हेल्थ रिसॉर्ट्स के रूप में एस्टेब्लिश किए गए थे, जहां ब्रिटिश ट्रूप्स और ऑफिशियल्स इलनेस से रिकवर कर सकते थे और प्लेन्स की हीट और डिजीज़ से बच सकते थे। कुछ बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की समर कैपिटल भी बन गए। उस वक्त ब्रिटिश डॉक्टर्स बिलीव करते थे कि हाई ऑल्टीट्यूड कूलर क्लाइमेट हेल्थ के लिए बेहतर है, ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल डिसीज़ जैसे मलेरिया से बचने के लिए। इसी मेडिकल थ्योरी ने हिल स्टेशन डेवलपमेंट को जस्टिफाई किया। हालांकि आज हम जानते हैं कि डिजीज़ कॉजेज़ अलग थे, जैसे मॉस्किटो बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा हिल स्टेशन ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल बना। इसका करेक्ट आंसर है शिमला ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल बना, जहां कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हॉट समर मंथ्स में प्लेन्स की हीट से बचने के लिए रिलोकेट होते थे, जैसे कि हम ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 स्टार्ट होता है एजुकेशन पॉलिसी एंड द ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट डिबेट। अब क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का फेमस मिनट ऑफ 1835, जिसने इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस को फेवर करके इंडिया में कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी को शेप किया, किस ऑफिशियल ने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 लिखा, जिसने आर्ग्यू किया कि ट्रेडिशनल संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज लर्निंग की बजाय इंग्लिश मीडियम वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसने कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी को डिसिसिवली शेप किया। मैकाले का फेमस कोट है, उसने कहा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये स्टेटमेंट आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि इसमें इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस को कम्प्लीटली डिसमिस किया गया। मैकाले 1835 मिनट इक्वल्स टू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अर्ली कॉलोनियल इंडिया में ट्रेडिशनल संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक लर्निंग को प्रमोट करने वर्सेस वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश एजुकेशन के बीच की डिबेट को क्या कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है
द ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी कॉलोनियल ऑफिशियल्स के बीच की डिबेट को रेफर करता है कि क्या गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग फंड करनी चाहिए या वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन। अल्टीमेटली मैकाले के 1835 मिनट के बाद एंजेलिसिस्ट के फेवर में रिजॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसने एंशियंट इंडियन टेक्स्ट और लैंग्वेजेस के स्टडी को प्रमोट किया 1784 में, किसने फाउंड की थी। सो इसका करेक्ट आंसर है विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट और जज ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस, टेक्स्ट, लॉज और हिस्ट्री के स्टडी को प्रमोट करने के लिए। विलियम जोन्स ने ही ये फेमस डिस्कवरी की थी कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन एक कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेज से रिलेटेड है। इस डिस्कवरी ने मॉडर्न कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक फील्ड की फाउंडेशन रखी। ये दिखाता है कि ओरिएंटलिस्ट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉलोनियल टूल नहीं था, उन्होंने जेन्युइन स्कॉलरली डिस्कवरीज भी की। सो विलियम जोन्स इक्वल्स टू ओरिएंटलिस्ट एशियाटिक सोसाइटी 1784 एंड मैकाले इक्वल्स टू एंजेलिसिस्ट मिनट 1835। दोनों को अपोजिट कैंप्स में याद रखो। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज, जो 1800 में कलकत्ता में यंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इंडियन लैंग्वेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ था, किस गवर्नर जनरल के सेटअप हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेल्सली। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली के अंडर एस्टेब्लिश हुई, जिसमें न्यूली अराइव्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को भी ऑफिशियल ड्यूटीज संभालने से पहले इंडियन लैंग्वेजेस, लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में ट्रेन किया जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ही बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज ग्रामर्स और डिक्शनरीज पहली बार सिस्टमेटिकली कंपाइल हुई, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हिंदू, उर्दू, बंगाली सीखनी पड़ती थी। इसने इनडायरेक्टली इंडियन लैंग्वेजेस के स्टैंडर्डाइजेशन में भी कंट्रीब्यूट किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा और अगला पार्ट स्टार्ट होता है सोशल रिफॉर्म, सती, विडो रीमैरिज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 9 है सती प्रैक्टिस को लीगली 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में अबॉलिश किया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के एफर्ट से, जिससे किसी इंडियन रिफॉर्मर ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया। कौन थे वो? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राममोहन रॉय ने सती प्रैक्टिस के अगेंस्ट स्ट्रांगली कैंपेन किया और उनकी एडवोकेसी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के एफर्ट्स के साथ थी। 1829 के रेगुलेशन 17 के थ्रू सती के लीगल एबोलिशन का कारण बनी। राजा राममोहन रॉय की अपनी भाभी की सती के थ्रू डेथ हुई थी, जो उन्होंने खुद देखी थी। यह पर्सनल ट्रेजेडी उनके लाइफ लॉन्ग कैंपेन के अगेंस्ट सती का एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर बनी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कौन सा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया, जिसने आइडल वर्शिप और सती जैसी सोशल इविल्स के अगेंस्ट कैंपेन किया। सो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मो समाज। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो समाज फाउंड की, एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जिसने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया, सती जैसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट कैंपेन किया। ब्रह्मो समाज बाद में स्प्लिट हो गया। केशव चंद्र सेन के लीडरशिप में एक ज़्यादा रेडिकल ब्रांच बनी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जबकि ओरिजिनल ग्रुप रविंद्रनाथ टैगोर के फादर के साथ रहा। यह दिखाता है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जिसने हिंदू विडोज़ के रीमैरिज को लीगलाइज किया, लार्जली किस रिफॉर्म के कैंपेन का रिजल्ट था। सो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विडोज़ के रीमैरिज के लिए टायरलेसली कैंपेन किया और उनके एफर्ट्स ने 1856 के हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट के पैसेज का कारण बना, जिसने विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया। विद्यासागर ने अपने खुद के बेटे की शादी एक विडो से करवाई थी, ताकि सोसाइटी को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट
कर सकें कि विडो रीमैरिज पॉसिबल और एक्सेप्टेबल है। ये उनका वॉक द टॉक अप्रोच उन्हें सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल एक्टिविस्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट जो वेदास की अथॉरिटी की तरफ रिटर्न की वकालत करती थी और आइडल वर्शिप का विरोध करती थी, 1875 में किसने फाउंड की? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज फाउंड की, एक रिफॉर्म मूवमेंट जिसने वेदास की अथॉरिटी की तरफ रिटर्न का कॉल दिया, आइडल वर्शिप और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया और डीएवी स्कूल्स जैसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू एजुकेशन को प्रमोट किया। आर्य समाज का फेमस स्लोगन था कृण्वन्तो विश्वम आर्य, मतलब पूरी दुनिया को नोबल बनाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट भी शुरू की, जिसमें उन लोगों को वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाया गया जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एज ऑफ कंसेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1891, जिसने लड़कियों के लिए मैरिज कंज्यूमेशन की मिनिमम एज 12 साल की लार्जली किस कंट्रोवर्शियल केस के रिस्पॉन्स में पास हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है द फुलमोनी दासी केस। 1889 में मैरिटल रेप की वजह से एक यंग चाइल्ड ब्राइड फुलमोनी दास की डेथ ने पब्लिक आउटरीच और डिबेट को स्पार्क किया, जिसने 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के पैसेज में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। कंसेंट की एज को 12 साल तक बढ़ाया। फुलमोनी दास की एज सिर्फ 10-11 साल थी जब उसकी डेथ हुई। ये केस इतना डिस्टर्बिंग था कि इसने पूरी इंडिया में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक मेजर पब्लिक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। हालांकि कई ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध भी किया, ये कह के कि ये रिलीजियस मैटर्स में कॉलोनियल इंटरफेरेंस है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पार्ट 5 हमारा स्टार्ट होता है प्रेस एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, जिसने इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाई, किस वाइसरॉय के टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के अंडर इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स में ब्रिटिश पॉलिसीज़ की क्रिटिसिज्म को रोक सके, गवर्नमेंट को सेडिशियस समझे जाने वाले पब्लिकेशंस के सेंसर और कॉन्फिस्केट करने की वाइड पावर्स देके। ये एक्ट इतना अनफेयर था कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को एग्जम्प्ट रखा गया था, मतलब सिर्फ इंडियन लैंग्वेज प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस थी, इंग्लिश प्रेस पर नहीं। ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर इस वजह से बहुत क्रिटिसाइज हुई और 1888 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रिपील यानी कि ख़त्म कर दिया। सो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन 1878 इंडियन लैंग्वेज प्रेस पर अटैक। लॉर्ड रिपन ने 1882 में मतलब 4 साल में ही रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883, जिसने कॉलोनियल इंडिया में स्ट्रॉन्ग यूरोपियन ओपोजिशन का स्पार्क किया, प्राइमरली किस इशू से कंसर्न थी? तो इसका करेक्ट आंसर है allowing Indian judges to try European offenders in criminal cases। इल्बर्ट बिल 1883 वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के अंडर प्रपोज की गई, क्वालिफाइड इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट्स को क्रिमिनल केसेस में यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ट्राई करने की परमिशन देना चाहती थी। इस मूव ने इंडिया में यूरोपियन कम्युनिटी से फियर्स ऑपोजिशन प्रोवोक की, जिन्हें लगा कि इससे रेशियल हिरार्की अंडरमाइन हो रही है। यूरोपियन कम्युनिटी का विरोध इतना इंटेंस था कि फ़िलहाल फाइनल कॉम्प्रोमाइज़ में बिल को डेल्यूट कर दिया गया। यूरोपियन ऑफेंडर्स को ये राइट दिया गया कि वो डिमांड कर सकें कि उनका केस मेजॉरिटी यूरोपियन जूरी के सामने सुना जाए। ये कंट्रोवर्सी दिखाता है कि कॉलोनियल रूल ऑफ लॉ में भी रेशियल बायस कितना डीप था। सो इल्बर्ट बिल इक्वल्स टू इंडियन जजेस प्लस यूरोपियन ऑफेंडर्स। लॉर्ड रिपन 1883 यूरोपियंस ने स्ट्रॉन्ग विरोध किया। पार्ट 6 है हमारा न्यू मिडिल क्लास रेलवेज एंड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 है वो नया इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास जो कॉलोनियल इंडियन सिटीज़ में इमर्ज हुआ, जिसमें क्लर्क्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सिस्टम में काम करते थे, उसे कॉमनली क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है
द न्यू मिडिल क्लास या फिर भद्रलोक बाबू क्लास। वेस्टर्न एजुकेशन और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स के ग्रोथ ने सिटीज़ जैसे कलकत्ता में एक नए इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास पैदा किया, जिसे बंगाल में अक्सर भद्रलोक या बाबू क्लास कहा जाता था, जो क्लर्क, लॉयर्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करते थे। यही भद्रलोक बाबू क्लास थे जो आगे चलकर रिफॉर्म मूवमेंट्स, ब्रह्मो समाज और नेशनलिस्ट मूवमेंट दोनों का बैकबोन बने, क्योंकि उनका वेस्टर्न एजुकेशन ने उन्हें लिबर्टी, राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस के आइडियाज़ से एक्सपोज किया, जो उन्होंने फिर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कॉलोनियल इंडिया में रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन जो 1853 में स्टार्ट हुआ, हिस्टोरियंस द्वारा अक्सर किस वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जेन्युइनली इंडिया को डेवलप करने के बजाय। तो इसका करेक्ट आंसर है फैसिलिटेटिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ट्रूप मूवमेंट फॉर ब्रिटिश कमर्शियल एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। रेलवे ने इंडिया के डिस्टेंट पार्ट्स को कनेक्ट तो किया, लेकिन हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि इनका प्राइमरी कॉलोनियल पर्पस ब्रिटेन को एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक फैसिलिटेट करना और मिलिट्री कंट्रोल के लिए रैपिड ट्रूप मूवमेंट इनेबल करना था, ना कि बैलेंस्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। रेलवे रूट्स का डिज़ाइन भी इस बायस को दिखाता है। ज़्यादातर रेलवे लाइंस कोस्टल पोर्ट जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास से रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग इंटीरियर एरियाज़ तक जाती थी, ना कि अलग अलग इंडियन सिटीज़ को एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करती थी। ये हब और स्पोक डिज़ाइन कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन लॉजिक को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कॉलोनियल एरा रेलवे ट्रैवल इन इंडिया ने ब्रिटिश और अपर कास्ट के बीच कुछ सोशल एंजाइटी क्यों क्रिएट की। सो इसका करेक्ट आंसर है brought people of different castes and religions into close physical contact and shared compartments। रेलवे ट्रैवल में अलग अलग कास्ट, रिलीजन्स और क्लासेस के पैसेंजर्स को शेयर्ड कंपार्टमेंट्स में साथ बैठना पड़ता था, जिसने ऑर्थोडॉक्स अपर कास्ट और ब्रिटिश लोगों में अनईज क्रिएट की, जो ट्रेडिशनली अलग रखे गए सोशल ग्रुप्स के मिक्सिंग को लेकर वरीड थे। ये इंटरेस्टिंग है कि ब्रिटिश ने खुद इस एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए क्लास सिस्टम इंट्रोड्यूस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, जो इनिशियली इकोनॉमिक सेग्रीगेशन के लिए था, लेकिन प्रैक्टिकली कास्ट रेस सेग्रीगेशन का भी एक टूल बन गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास टिकट ज़्यादातर यूरोपियंस ही अफोर्ड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो डिस्टिंक्टिव कॉलोनियल आर्किटेक्चरल स्टाइल जिसने यूरोपियन गॉथिक और रेनेसांस एलिमेंट्स को इंडियन, मुगल और इस्लामिक डेकोरेटिव फीचर्स के साथ ब्लेंड किया, जिसे मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस में दिखा है, उसे क्या कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है इंडो सैसैनिक आर्किटेक्चर। इंडो सैनिक आर्किटेक्चर एक कॉलोनियल आर्किटेक्चरल स्टाइल था जिसने यूरोपियन गॉथिक रिवाइवल और नियो क्लासिकल एलिमेंट्स को इंडियन, मुगल और इस्लामिक डेकोरेटिव मोटिव्स जैसे डोम्स, छतरीज, आर्क्स के साथ कंबाइन किया, जो प्रोमिनेंटली मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस और चेन्नई हाई कोर्ट जैसी बिल्डिंग्स में दिखता है। इंडो सैनिक स्टाइल को ब्रिटिश ने जानबूझकर प्रमोट किया ताकि वो इंडियन में खुद को सिर्फ फॉरेन रूलर्स ना दिखा के लेजिटिमेट सक्सेसर ऑफ मुगल और अदर इंडियन रूलर्स के रूप में प्रेजेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जहाँ पे पार्ट 7 हमारा स्टार्ट हो रहा है, कॉलोनियल क्लब, सेंसस एंड कास्ट मिशनरीज। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉलोनियल इंडियन सिटीज़ में एक्सक्लूसिव सोशल क्लब जैसे बंगाल क्लब और वेरियस जिमखानास प्राइमली किस पर्पज से इस्टेब्लिश हुए थे। सो इसका करेक्ट आंसर है provide exclusive social spaces for the British, often barring Indian membership। Exclusive European clubs और जिमखानास colonial cities में ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए social spaces के रूप में सर्व करते थे, और कई इनिशियली इंडियन मेंबरशिप को बार या रेस्ट्रिक्ट करते थे। colonial अर्बन सोशल लाइफ के रेशियल सेग्रीगेशन को रिफ्लेक्ट और इन्फोर्स करते हुए ये क्लब्स इतने एक्सक्लूसिव थे कि कई जगह डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड जैसे रूल्स थे। ये एक एक्सट्रीमली डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस थी जो कॉलोनियल रेशंस की डेप्थ को दिखाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कॉलोनियल सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया जो सिस्टमैटिकली 1881 से शुरू हुए,
के हिस्टोरियंस द्वारा किस सिग्निफिकेंट सोशल इफेक्ट के लिए नोट किए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है it rigidified and formalized caste categories, often hardening earlier more fluid social identities. Historians नोट करते थे हैं कि colonial census operation population को administrative purpose के लिए fixed caste और religious categories में classify करके उन identities को डिफाई और फॉर्मलाइज करने की टेंडेंसी दिखाते थे जो पहले ज़्यादा फ्लूइड और लोकली वेरिएबल थी, लास्टिंग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि कास्ट, जिसे हम आज समझते हैं रिजिड हिरार्कल फिक्स्ड कैटेगरीज, वो एक्चुअल कॉलोनियल सेंसर और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्शली कंस्ट्रक्ट किया हुआ सिस्टम है। प्री कॉलोनियल इंडिया में कास्ट आइडेंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड और लोकली नेगोशिएटेड होती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है ज्योतिराव फुले, एक प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन किया। 1873 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया? सो इसका करेक्ट आंसर है सत्यशोधक समाज। ज्योतिराव फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स फाउंड की, जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट कैंपेन किया और लोअर कास्ट और वुमेन के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता, जो 1791 में ट्रेडिशनल हिंदू लर्निंग प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। 1817 में संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता, जो 1791 में ट्रेडिशनल हिंदू लर्निंग प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ था, 1817 में फाउंड हुई किस दूसरी कलकत्ता इंस्टीट्यूशन के कॉन्ट्रास्ट में था जो वेस्टर्न स्टाइल इंग्लिश एजुकेशन देती थी? सो इसका करेक्ट आंसर है हिंदू कॉलेज, जो 1817 में कलकत्ता में इंडियन रिफॉर्मर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सपोर्ट से फाउंड हुई, इंग्लिश में वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन देती थी और इमर्जिंग इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन एलाइट के लिए एक की सेंटर बन गई। ट्रेडिशनल संस्कृत कॉलेज 1791 के कॉन्ट्रास्ट में हिंदू कॉलेज में ही हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो नाम के एक यंग टीचर ने यंग बंगाल मूवमेंट को इंस्पायर किया। एक रेडिकल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो रैशनलिज्म, फ्री थिंकिंग और ट्रेडिशनल कस्टम्स को चैलेंज करने में बिलीव करते थे। यह दिखाता है कि वेस्टर्न एजुकेशन कितनी जल्दी रेडिकल सोशल चेंज का सोर्स बन गई। क्वेश्चन नंबर 24 है कॉलोनियल इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटीज़ सोशल चेंज के लिए प्राइमली किस वजह से सिग्निफिकेंट थी? तो इसका करेक्ट आंसर है established school and hospitals and campaigned against practices like sati, contributing to social reforms debates. Colonial India में Christian missionaries ने schools, college और hospitals establish किए और अक्सर सती और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल प्रैक्टिस के अगेंस्ट कैंपेन किया। सोशल रिफॉर्म पर ब्रॉडर डिबेट्स में कंट्रीब्यूट करते हुए, हालांकि उनके प्रोलिस्टिंग एक्टिविटीज़ कभी कभी कंट्रोवर्शियल रही। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और न्यू पार्ट हमारा स्टार्ट होता है आइडियोलॉजी 1857 आफ्टरमैथ एंड बिग पिक्चर सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 25 है सिविलाइजिंग मिशन आइडियोलॉजी जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने अपना रूल इंडिया में जस्टिफाई करने के लिए यूज़ की, प्राइमरी किस क्लेम पर बेस्ड थी? सो इसका करेक्ट आंसर है European rule would bring progress, modernity and civilization to supposedly backward Indian society. Civilizing mission ideology ये मानती थी कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इसलिए जस्टिफाइड थी क्योंकि ये एक ऐसी इंडियन सोसाइटी में प्रोग्रेस, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और सोशल रिफॉर्म लाएगी जिससे ब्रिटिश बैकवर्ड या अनसिविलाइज बताते थे। एक नैरेटिव जो कॉलोनियल कंट्रोल को लेजिटिमाइज करने के लिए यूज़ हुआ। ये आइडियोलॉजी पूरे इस वीडियो के सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करती है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सिटीज़ में स्ट्रिक्ट रेशियल सेग्रीगेशन इम्प्लीमेंट किया और कैंटोनमेंट्स को रीऑर्गेनाइज किया, प्राइमरी किस कंसर्न की वजह से? इसका करेक्ट आंसर है
सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड फियर ऑफ फर्दर इंडियन अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। 1857 रिवॉल्ट के शॉक के बाद ब्रिटिश बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस हो गए। कंटोनमेंट्स को सेपरेट और डिफेंसिबल बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया और यूरोपियन और इंडियन रेजिडेंशियल एरियाज़ के बीच स्ट्रिक्ट फिजिकल और सोशल सेग्रीगेशन इन्फोर्स की फ्यूचर अपराइजिंग्स के रिस्क को कम करने के लिए। 1857 से पहले ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स ऑफिशियल अक्सर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते थे और कंटोनमेंट्स इतनी स्ट्रिक्टली सेग्रीगेटेड नहीं थे। 1857 के बाद ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या सबसे अच्छे तरीके से कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग की एक की फीचर को डिस्क्राइब करता है? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास जैसे सिटीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर है A spatial and racial divide between well-planned European quarters and crowded, poorly serviced Indian localities. कॉलोनियल सिटीज़ में अर्बन प्लानिंग कंसिस्टेंटली एक रेशियल डिवाइड रिफ्लेक्ट करती थी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाइट टाउन, ब्लैक टाउन, सिविल लाइंस। सो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कॉलोनियल सोसाइटीज़ की फ़ीचर्स के बारे में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट, हिल स्टेशंस ओरिजिनली मेनली ब्रिटिश के लिए हेल्थ रिजॉर्ट्स के रूप में डेवलप हुई। वर्नैकुलर एक्ट प्रेस एक्ट 1878 ने इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को रेस्ट्रिक्ट किया। थर्ड, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ने कंसेंट की एज घटाकर 8 साल कर दी। तो इसका करेक्ट आंसर है, हम ऑलरेडी अपने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 और 2, क्योंकि जो कंसेंट एज थी वो बढ़ाई गई थी, 10 से 12 की गई थी, ना कि घटाई गई थी। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉलोनियल रूल के अंडर वेस्टर्न एजुकेशन ने 19th सेंचुरी में एक नया इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास पैदा किया। रीज़न, ये नया क्लास बाद में नेशनलिस्ट और सोशल रिफॉर्म आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सही ऑप्शन चुनें। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू इंग्लिश एजुकेटेड मिडल क्लास का इमर्जेंस डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि ये ग्रुप लिबर्टी, राइट्स और रिफॉर्म के आइडियाज़ को एक्सपोजर के साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड करने क्यों लगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के बावजूद पूरे इंडिया में इसे मास स्केल पर फंड करने में अक्सर रिलक्टेंट क्यों थी? सो करेक्ट आंसर है लिमिटेड colonial budgets prioritized revenue extraction and administration, and officials feared mass education could fuel political consciousness against British rule. ये पूरे इस टॉपिक का परफेक्ट क्लोजिंग पॉइंट है। सोचो, ब्रिटिश ने एजुकेशन प्रमोट की सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर, लेकिन उसी एजुकेशन ने एक नया मिडिल क्लास बनाया जिसने सोशल रिफॉर्म किया और इवेंचुअली ब्रिटिश के अगेंस्ट ही नेशनल मूवमेंट लीड किया। और इस पूरे प्रोसेस में ब्रिटिश खुद जानबूझकर हेजिडेंट थे, क्योंकि वो इस एग्जैक्ट आउटकम से डरते थे। ये एक परफेक्ट आयरनी है जो कॉलोनियल हिस्ट्री को डिफाइन करती है। सो याद रखना, ब्रिटिश इक्वल्स टू लिमिटेड एजुकेशन फंडिंग, क्योंकि एजुकेटेड इंडियन ब्रिटिश के अगेंस्ट उठ सकते थे और वही हुआ भी। सो इसके साथ हमारी ये आज की वीडियो ख़त्म होती है और ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। हमने कवर किया कॉलोनियल अर्बन सेग्रीगेशन, वाइट टाउन, ब्लैक टाउन, हिल स्टेशन एजुकेशन पॉलिसी एंड और भी बाकी सारे पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर व्यूज़। थैंक यू सो मच।